वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फर्नेप वर्सेस चार्जार्ड की इस मैच का विनर कौन होगा, क्योंकि दोनों ही ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन में से एक हैं। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ यार, आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ माई बाप, ये बस मेरा ओपिनियन है। प्लीज़ आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, मेरा ओपिनियन को लेकर महाभारत मत शुरू कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। गाइस दोनों ही ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन में से एक है, लेकिन आज हम पता लगाएंगे कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और यहाँ पर हम इनकी पावर्स के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद बैटल के रिजल्ट के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्जार्ड के बारे में जान लेते हैं। गाइस चार्जार्ड ऐश का फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से, जिसे ऐश ने कैंटो रीजन के सफर के दौरान पकड़ा था, एंड तब से ऐश के साथ है। एंड गाइस ऐश एंड चार्जार्ड ने मिलकर कई सारी बैटल्स जीती हैं। गाइस चार्जार्ड की शुरुआत की जर्नी की बात करें तो पहले वो ऐश की बात नहीं मानता था, लेकिन जैसे ही उसने एक बार देखा कि मैग्मार कितना स्ट्रॉन्ग है, तब उसे लगा कि उसके टक्कर का एक ओपोनेंट मिल चुका है और उसने मैग्मार से फाइट करने की ठान ली थी, और उस बैटल में उसने मैग्मार को हरा दिया था। लेकिन फिर भी वो ऐश की बात नहीं मानता था। लेकिन एक ऐसा समय भी आया था जहाँ पर वो पॉलीरैथ से हार गया था एंड फ्रीज हो गया था, जिसके बाद ऐश ने उसकी बहुत केयर की थी, और तब उसे एहसास हो गया था कि ऐश सच में एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर है, और तब से उसकी बात उसने मानना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ऐश एंड चार्जार्ड ने मिलकर कई सारी बैटल्स जीती हैं, चाहे हम बात करें क्लियर के ड्रैगोनर के खिलाफ या फिर चाहे हम बात करें गैरी के ब्लास्टर्स के खिलाफ। और चार्जार्ड ने उसके बाद सबको दिखा दिया था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब से वो फैन फेवरेट भी बन गया था। लेकिन गाइस आगे चल के जब उसका सामना चार्सिविक वैली के चार्जार्ड से हुआ, तब वहां पर वो बहुत बुरी तरह से पिट गया था, और इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने चार्सिविक वैली के चार्जार्ड के साथ खुद को ट्रेन किया। एंड रियली गाइस उसके बाद चार्जार्ड की पावर एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। चार्जार्ड ने उसके बाद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराए, जिनमें एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो तक शामिल है। एंड चार्जार्ड जब भी चार्सिविक वैली से ऐश के पास रिटर्न होता है, वो हमेशा न्यू मूव्स लर्न करके आता है, और इसलिए चार्जार्ड उन पोकेमॉन में से आता है जिसके पास पूरे पोकेमॉन एनिमे में सबसे ज्यादा मूव्स हैं। एंड गाइस एक्सपीरियंस के मामले में भी चार्जार्ड बहुत आगे। चार्जार्ड के पास कुल मिला के 7 रीजन का एक्सपीरियंस है, एंड 4 रीजन की अल्टीमेट ट्रेनिंग है जो उसने चार्सिविक वैली में की है। एंड लास्ट टाइम जब हमने चार्जार्ड को ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज में देखा था, तब हमने ये देख लिया था कि चार्जार्ड एक नॉर्मल चार्जार्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और उसने ड्रैगनाइट जैसे पोकेमॉन को भी उसकी नानी याद दिला दी। एंड गाइस अगर बैटल ज़्यादा देर तक चलती देन डेफिनेटली उस मैच में चार्जार्ड जीत जाता। तो अब बढ़ते हैं इन्फरनेप की तरफ। गाइस अगर हम इन्फरनेप की बात करें तो इन्फरनेप ऐश का एक फायर एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जिसे ऐश ने सिनो रीजन के सफर के दौरान पकड़ा था। इन्फरनेप भी उन पोकेमॉन में से आता है जो ऐश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में है। वेल एक तरह से इन्फरनेप ऐश का पोकेमॉन नहीं है, और ऐश ने एक तरह से उसे पकड़ा भी नहीं था। जब वो चिमचार था तब पॉल ने उसे छोड़ दिया था, और उसी समय से चिमचार यहाँ पे ऐश के साथ ट्रैवल करने लगा था। एंड गाइस ऐश के इन्फरनेप ने भी ये साबित कर दिया था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। माउंटफॉर्नर से इन्फरनेप में इवॉल्व होने के बाद इन्फरनेप ने एक भी बैटल नहीं हारी है, सिवाय एक बैटल के जब उसका सामना फ्लिंट के इन्फरनेप के साथ हुआ था, और वो बैटल भी वो इसलिए हार गया था क्योंकि उस समय उसकी ब्लेज एबिलिटी ऑन नहीं हुई थी और वो फुल पावर में नहीं था। अगर उसकी ब्लेज उस समय ऑन हो जाती देन ऐश का इन्फरनेप फ्लिंट के इन्फरनेप को भी हरा सकता था। एंड गाइस ऐश के इन्फरनेप ने सबको अपना फैन बना दिया है अपनी ब्लेज के साथ, जहां पर उसने लक्सरी और जोल्टियन को एक ही मैच में नॉकआउट कर दिया था। एंड ऐश वर्सेस पॉल के मैच में इन्फरनेप ने पॉइजन होने के बावजूद भी पॉल की आधी टीम को हरा दिया था, जिसमें पॉल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इलेक्टिवायर भी शामिल था। और उस मैच में पता नहीं इन्फरनेप ने कितने सारे अटैक्स सहे थे, बट स्टिल वो वहाँ पे हारा नहीं था। एंड अपनी ब्लेज के साथ जब उसने अपनी फुल पावर लगाई, तब 1 मिनट से भी कम समय में इलेक्टिवायर को हरा दिया था। एंड गाइस ये सारे काम इन्फरनेप ने एक रीजन में ही कर लिया था। सो या विद नो डाउट ऐश का इन्फरनेप उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है। एंड गाइस ऐश के इन्फरनेप के पास भी कई सारे पावरफुल मूव्स हैं, जैसे कि डिग, फ्लेम थ्रोअर, फायर स्पिन, फ्लेम व्हील, एम्बर, फ्लेयर ब्लेड्स, मार्क पंच, और भी ऐसे कई सारे मूव्स। एंड इन्फरनेप की सबसे बड़ी खासियत है उसकी ब्लेज, और आज तक कभी भी हमने इन्फरनेप को उसकी ब्लेज के साथ हारते हुए नहीं देखा है। इन्फरनेप के पास 4 रीजन का एक्सपीरियंस है। एंड ऐश एंड इन्फरनेप का बॉन्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण इन्फरनेप अपनी ब्लेज एबिलिटी पे काबू करना सीख गया था, वरना पहले जब भी उसकी ब्लेज एबिलिटी ऑन होती थी वो बेकाबू हो जाता था। सो यस गाइस ये था इन दोनों पोकेमॉन का डिस्क्रिप्शन। अब चलिए बढ़ते हैं कि आखिर इन दोनों में विनर कौन होगा। अगर कभी इन दोनों में बैटल हुई तो कौन जीत सकता है। सो गाइस अगर कभी इन दोनों में बैटल होती है तो मेरे हिसाब से इस मैच का विनर इन्फरनेप होगा। अब प्लीज़ गाइस रुकिए यार, गालियाँ देना मत शुरू करना, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन्फरनेप विनर क्यों है। वेल सबसे पहली बात, मैं सबसे पहला पॉइंट यही रखूंगा कि इन्फरनेप की प्रोग्रेस एक तरह से चार्जार्ड से काफ़ी अच्छी है। आज चार्जार्ड जितना स्ट्रॉन्ग है उसे उतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए 5 रीजन लग गए, लेकिन इन्फरनेप एक रीजन में ही उतना स्ट्रॉन्ग बन गया था। और दूसरा रीज़न ये है गाइस कि इन्फरनेप ने इलेक्टिवायर को हरा कर दिखाया, एंड चार्जार्ड ने अपनी पूरी जर्नी में आज तक कभी भी इलेक्टिवायर जितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को नहीं हराया है। अगर हम चार्जार्ड की इंप्रेसिव विक्ट्रीज देखें तो उसकी सिर्फ इंप्रेसिव विक्ट्रीज में 2 ही विक्ट्री आती हैं, एक है गैरी की आधी टीम को हराना और दूसरी तरफ आर्टिकुनो को हराना। सो अगर हम एक चीज देखें तो अगर यहाँ पे चार्जार्ड ने गैरी की आधी टीम को हराया तो इन्फरनेप ने भी पॉल की आधी टीम को हराया। सो नंबर्स के मामले में तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि इन्फरनेप ने जिन पोकेमॉन्स को हराया वो गैरी के पोकेमॉन से मुकाबले ज्यादा ताकतवर थे,
क्योंकि गैरी के पोकेमॉन्स में सिर्फ एक ब्लास्टॉयस ही था जो पावरफुल था, वरना सिजोर एंड गोलम एक ही अटैक में नॉकआउट हो गए थे। जबकि यहाँ पर पॉल की टीम में जितने ही पोकेमॉन थे उन्हें हराने के लिए इन्फर्नेप को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, जैसे कि निंजास्क, एग्रॉन एंड सबसे खास इलेक्ट्रीवायर। एंड गाइस एक बात भी है कि चार्जर्ड ने पहले तो उतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का सामना नहीं किया था और ऊपर से वो इंजर्ड भी नहीं था, जबकि इन्फर्नेप ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट की एंड वो इंजर्ड भी था। पॉइजन होने के बावजूद भी उसने ये सब करके दिखाया है। एंड गाइस ऐश वर्सेस गैरी के पूरे मैच में चार्जर्ड को सिर्फ और सिर्फ 4 ही अटैक लगे हैं, जो है एक मैग्नीट्यूड अटैक, एक हाइड्रो पंप, एक स्कल बैश एंड एक बाइंड अटैक। और वहीं इन्फर्नेप का देखें तो इन्फर्नेप ने बहुत सारे अटैक को सह लिया था ऐश वर्सेस पॉल के मैच में। एग्रॉन के डबल एज से डैमेज लिया, उसके बाद निंजास के गीगा ड्रेन से, उसके बाद इलेक्ट्रीवायर के पता नहीं कितने थंडर पंच सहे थे। एंड फाइनली जब इलेक्ट्रीवायर ने उसे अपनी पूंछ के सहारे पकड़ लिया था तब यहाँ पर एक पावरफुल थंडर अटैक किया था। एंड वो थंडर अटैक करीबन 25 सेकंड तक इन्फर्नेप को लगा था, बट स्टिल इन्फर्नेप ने उसे भी सह लिया था। और चलो अगर हम इस मैच को कंसिडर ना भी करें तब भी चार्जर्ड ने आर्टिकुनो को हराया। एंड आर्टिकुनो भी एक तरह से पॉल के इलेक्ट्रीवायर को नहीं हरा सकता, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे आर्टिकुनो का मिस्ट एक नॉन डैमेजिंग मूव है, और वहीं अगर हम आर्टिकुनो की वाटर पल्स या फिर आइस बीम को ले ले तो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रीवायर के लिए प्रोटेक्ट है या फिर थंडर है। एंड अगर आर्टिकुनो ने स्टील विंग का इस्तेमाल किया तो इलेक्ट्रीवायर यहाँ पे ब्रेक यूज कर सकता है, या फिर जिस तरह से उसने इन्फर्नेप के मार्क पंच को पकड़ा था उसी तरह से आर्टिकुनो के विंग्स को पकड़ सकता है और उस पर एक पावरफुल थंडर अटैक हिट कर सकता है। सो यस गाइज, आज तक कभी भी चार्जर्ड ने इलेक्ट्रीवायर जितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को पूरी जर्नी में नहीं हराया है। बट स्टिल बैटल का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किसने क्या किया है, किसने कैसे ओपोनेंट्स को हराया, कैसे धूम मचाया। बैटल का रिजल्ट डिपेंड करता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और नॉन लेजेंडरीज की बैटल का रिजल्ट 12 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो है अटैकिंग पावर, बैटलिंग स्किल्स, मूव सेट, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हेल्थ, हीलिंग फैक्टर, एनकाउंटरिंग मूव्स, अटैकिंग टेक्निक एंड वीकनेस। और इन सारे पॉइंट्स में से अगर हम देखें देन मैक्सिमम पॉइंट्स इन्फर्नेप के ही पास हैं, क्योंकि गाइस अगर हम अटैकिंग पावर की बात करें तो इन्फर्नेप की अटैकिंग पावर चार्जर्ड से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ब्लेज में इन्फर्नेप की अटैक पावर एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाती है। क्योंकि अगर एक बार हम इसके ब्लेज में इसके अटैक्स को देखें तो जितना पावरफुल फ्लेम थ्रोअर यहाँ पे इन्फर्नेप ने इलेक्ट्रीवायर को हिट किया था, उतना पावरफुल फ्लेम थ्रोअर तो आज तक चार्जर्ड ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी हिट नहीं किया होगा। एंड गाइस हम फ्लेयर ब्लेड्स एंड थंडर पंच की टक्कर भी नहीं भूल सकते, जहां पर फ्लेयर ब्लेड्स एंड थंडर पंच की जब टक्कर हुई थी और जब इन्फर्नेप ने अपनी फ्लेयर ब्लेड्स में पूरी ताकत लगा दी थी तब पूरा स्टेडियम ही हिल गया था। रही बात बैटलिंग स्किल्स की, तो बैटलिंग स्किल्स में इन्फर्नेप आगे है, क्योंकि गाइस बैटलिंग स्किल्स में चार्जर्ड आगे तो है लेकिन एयर बैटल स्किल्स में। एंड अगर चार्जर्ड एंड इन्फर्नेप की कई बैटल होती है तो वो ग्राउंड पे ही होगी। ग्राउंड पर इन्फर्नेप की बैटलिंग स्किल्स एक तरह से चार्जर्ड से अच्छी है। सो या अगर ग्राउंड पे इन दोनों की बैटल हुई तो इन्फर्नेप ज्यादा भारी पड़ेगा उस पर, क्योंकि ग्राउंड पे इन्फर्नेप की बैटलिंग स्किल्स एक तरह से चार्जर्ड से काफी अच्छी है। रही बात अगर मूव सेट की, तो यहाँ पे ऑफकोर्स चार्जर्ड के मूव सेट काफी अच्छे हैं, इसका पॉइंट चार्जर्ड को ही जाएगा। और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ में भी यहाँ पे चार्जर्ड आगे है, क्योंकि चार्जर्ड ने ड्रैगनाइट के ड्रैगन रश को इस तरह से सह लिया जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड कोई भी पोकेमॉन ड्रैगनाइट की ड्रैगन रश को इस तरह से नहीं सह सकता। सो यस गाइस, फिजिकल स्ट्रेंथ में चार्जर्ड आगे है इन्फर्नेप से। लेकिन वहीं अगर हम स्पीड की बात करें तो भले स्पीड चार्जर्ड की ज्यादा है, लेकिन चार्जर्ड की स्पीड एयर में ज्यादा है। लेकिन इन दोनों की बैटल कभी होगी तो ग्राउंड पर ही होगी, और ग्राउंड पे चार्जर्ड की स्पीड इन्फर्नेप से कम है। सो यस गाइस, स्पीड का पॉइंट इन्फर्नेप को जाएगा। और अगर हम बात करें एजिलिटी की, तो एजिलिटी में भी इन्फर्नेप आगे है, क्योंकि इन्फर्नेप अलग अलग जगह से फास्ट अटैक भी कर सकता है, लेकिन चार्जर्ड एक तरह से भारी भरकम पोकेमॉन है और इसीलिए अलग अलग जगह से फास्ट अटैक करने में चार्जर्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में इन्फर्नेप चार्जर्ड से क्या सबसे आगे है। ऐश का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल पोकेमॉन इन्फर्नेप ही है, क्योंकि गाइस ऐश वर्सेस पॉल के मैच में इन्फर्नेप ने पहले ही एग्रॉन से रॉक हेड एंड डबल एज का डैमेज लिया था, और उसके बाद जब वो टॉक्सिक स्पाइक से पॉइजन हो गया था तो पॉइजन होने की वजह से पूरे मैच में उसे टॉक्सिक स्पाइक से चोट लग रही थी। लेकिन तब भी यहाँ पर उसने निंजास का गीगा ड्रेन करीबन 15 से 17 सेकंड तक सह लिया था। और उसके बाद जब इलेक्ट्रीवायर से बैटल हुई थी, पता नहीं यहाँ पर इन्फर्नेप ने कितने सारे थंडर पंच को सहा था, एंड लास्ट में इन्फर्नेप ने इलेक्ट्रीवायर का सबसे पावरफुल थंडर अटैक भी सह लिया था, जो कि लगभग 25 सेकंड का था। और ये सब कुछ इसने पॉइजन होने के बावजूद किया है। सो यस, ड्यूरेबिलिटी में तो इन्फर्नेप चार्जर्ड से क्या सबसे आगे है। अगर हम बात करें अब हेल्थ की, तो हेल्थ में यहाँ पे दोनों ही लगभग बराबर, लेकिन इन्फर्नेप थोड़ा आगे है। गाइस ऐसा नहीं कि चार्जर्ड की हेल्थ ज्यादा नहीं है, चार्जर्ड ही बहुत ज्यादा देर तक बैटल कर सकता है, लेकिन इन्फर्नेप ने ऐश वर्सेस पॉल के मैच में पॉइजन होने के बावजूद भी बहुत देर तक बैटल की है। सो यस, बिना किसी डाउट के हेल्थ में भी इन्फर्नेप आगे है। और रही बात हीलिंग फैक्टर की, तो हीलिंग फैक्टर में भी इन्फर्नेप आगे है, क्योंकि गाइस चार्जर्ड को अगर पावरफुल अटैक लग जाता है तो वो फुल पावर से बैटल नहीं कर पाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्फर्नेप पे चाहे जितना भी अटैक कर लो उन सभी अटैक को सह लेता है और बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। एंड गाइस अगर हम ये मान भी लें कि इन्फर्नेप की हीलिंग फैक्टर उतनी अच्छी नहीं है, तब भी उसके पास बैकअप के तौर पर उसकी ब्लेज एबिलिटी है, जिसमें उसकी हीलिंग फैक्टर एक अलग ही लेवल तक पहुंच गई है। क्योंकि गाइस जितना अटैक यहाँ पे इन्फर्नेप ने ऐश वर्सेस पॉल के मैच में सहा है, उतना अगर कोई और पोकेमॉन सहेगा तो शायद वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और खड़ा हो भी जाए तो अटैक करने की हालत में नहीं रहेगा। लेकिन इन्फर्नेप के साथ ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, उल्टा इतने अटैक्स खाने के बाद वो इलेक्ट्रीवायर को ही फेंट कर देता है, वो भी फुल पावर से लड़के 1 मिनट से भी कम समय में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनकाउंटरिंग मूव्स की, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं कि चार्जर्ड इसमें आगे ही रहेगा, क्योंकि मूव्स को एनकाउंटर करने में चार्जर्ड का एक तरह से कोई मुकाबला नहीं है। मूव्स को एनकाउंटर करने में एक तरह से चार्जर्ड बहुत आगे है इन्फर्नेप से। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अटैकिंग टेक्निक की, तो अटैकिंग टेक्निक इन्फर्नेप की अच्छी है,
क्योंकि गाइस इन्फर्नेप अलग अलग जगह से भी अटैक करता है, लेकिन चार्जार्ड सीधा सीधा हमला करता है। सो यस गाइस, इन्फर्नेप की अटैकिंग टेक्निक एक तरह से चार्जार्ड से ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस का पॉइंट ऑफ कोर्स यहाँ पे चार्जार्ड को जाएगा, क्योंकि चार्जार्ड की वीकनेस का फायदा उठाने के लिए ऐश के इन्फर्नेप के पास टाइप डिसएडवांटेज का एक भी मूव नहीं है। लेकिन वहीं इन्फर्नेप की वीकनेस का फायदा उठाने के लिए चार्जार्ड के पास कई सारे मूव्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सो यस, वीकनेस का पॉइंट चार्जार्ड को ही जाएगा। सो गाइस फाइनली अब हमने बैटल का रिजल्ट जिस बात पे डिपेंड करता है उसे भी देख लिया है, और इसमें भी ऑन एन एवरेज इन्फर्नेप के पास ज्यादा पॉइंट्स आए हैं। लेकिन चलिए गाइस फिर भी एक बार हम बैटल कंडीशंस के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। तो गाइस अगर बैटल कंडीशंस की बात करें तो उसमें भी इन्फर्नेप आगे, क्योंकि गाइस बैटल कंडीशंस में यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक का फेंट होना जरूरी है। गाइस बैटल एंड तभी होती है जब कोई फेंट होता है। अगर किसी को जीतना है तो सामने वाले को फेंट होना होगा। जब तक कोई फेंट नहीं होगा बैटल एंड नहीं होगी। एंड गाइस फेंट करने के लिए इनके पास सिर्फ मूव्स हैं। और वहीं अगर हम चार्जार्ड के मूव्स देखें तो चार्जार्ड के किसी भी मूव में इतनी ताकत नहीं है कि इन्फर्नेप को फेंट कर सके, सिवाय साइस्मिक टॉस के। चार्जार्ड के पास बस एक ही अटैक है जिसे वो इन्फर्नेप को फेंट कर सकता है, और वो है साइस्मिक टॉस। लेकिन गाइस इन्फर्नेप साइस्मिक टॉस को काउंटर कर सकता है या तो अपने डिग अटैक से, या मार्क पॉइंट से, या फिर फ्लेम थ्रोअर से, जैसे यहाँ पे ब्लेजिकन ने काउंटर किया था। सो गाइस अगर बैटल कंडीशंस के ऊपर भी ध्यान दे तो बैटल कंडीशंस भी एक तरह से इन्फर्नेप के ही फेवर में है, क्योंकि गाइस इन्फर्नेप ऑलमोस्ट चार्जार्ड के सारे मूव्स को इनकाउंटर कर सकता है अपने डिग अटैक के जरिए, क्योंकि चार्जार्ड के पूरे मूव सेट में ऐसा कोई मूव नहीं है जो इन्फर्नेप के डिग अटैक का तोड़ निकाल सके। एंड गाइस अगर चार्जार्ड कोई फायर टाइप अटैक करता है जैसे कि फायर स्पिन, एम्बर, फ्लेम थ्रोअर या फिर ओवरहीट, तो उसके लिए इन्फर्नेप के पास उसका ब्लेज वाला फ्लेम थ्रोअर है, और जितना पावरफुल फ्लेम थ्रोअर उसने ब्लेज में हिट किया है वो तो ओवरहीट से भी ज्यादा पावरफुल था। और अगर यहाँ पे ओवरहीट को फ्लेम थ्रोअर तोड़ नहीं भी पाता है तब भी यहाँ पर इन्फर्नेप के पास उसका फ्लेम व्हील है, या फिर इन दोनों अटैक के बजाय इन्फर्नेप डायरेक्टली अपना फ्लेयर ब्लेड्स हिट कर सकता है, जो कि चार्जार्ड की ओवरहीट को चीरती हुई निकलेगी और उसे जाकर हिट हो जाएगी। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट, चार्जार्ड के पूरे मूव सेट में ऐसा कोई मूव नहीं है जो इन्फर्नेप की फ्लेयर ब्लेड्स का तोड़ निकाल सके। एंड गाइस एक बार अगर यहाँ पे इन्फर्नेप ब्लेज एबिलिटी के साथ फ्लेयर ब्लेड्स हिट कर दे देन चार्जार्ड के फेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी ब्लेज में अपनी फ्लेयर ब्लेड्स की पावर कई गुना इंक्रीज कर सकता है, जैसे कि इलेक्टिवार के खिलाफ लड़ते हुए किया था, जिससे पूरा का पूरा स्टेडियम हिल गया था। सो गाइस हम जहाँ से भी देख लें इन्फर्नेप चार्जार्ड से ज़्यादा बेहतर है। वेल गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। प्लीज़ यार मेरा ओपिनियन को लेकर महाभारत मत शुरू कर देना कि यार नहीं तू गलत है, तेरा ओपिनियन बकवास है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि मैं कभी भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।